खिलजी वंश के दूसरे एपिसोड में है, जिसमें आज हम लोग मूलतः जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसमें हम लोग अपने स्क्रीन को भी शेयर करेंगे। तो इसके बारे में आप भी अगर लिखना हो तो कॉपी लेकर लिख सकते हैं लोग। जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना मैंने पहले ही कहा था 1209 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हुई। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? कल हमने बताया कि जलालुद्दीन खिलजी इल्तुतमिश के ज़माने में एक सिपाही के तौर पर भारत में आया और इल्तुतमिश के रिजीम में वो एक सिपाही बना। उस ज़माने में जो मुस्लिम सिस्टम है उसमें जाति के आधार पर पद नहीं बांटे जाते थे। उस ज़माने में हम लोग के यहाँ जो राजपूत सामंतवाद था उसमें जाति विशेष के आधार पर सेना में लोगों की भर्ती होती थी। लेकिन तुर्क सामंतवाद में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और राजपूत सामंतवाद में, कि तुर्क सामंतवाद में पद योग्यता के आधार पर दिया जाता था, प्रमोशन योग्यता के आधार पर होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक दास भी सुल्तान बना, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी he went on getting promotion by the rulers. Whoever appreciated their contribution, they promoted him properly. The same thing happened with जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो उसका जो मूल नाम था मलिक फिरोज खिलजी, जो कल भी हम बताए हैं आपको। जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम था मलिक फिरोज खिलजी, और अली गुरसास, इसका नाम नोट कर, अली गुरसास उसका भतीजा था। देखिए एक बात और है कि जलालुद्दीन ने अपने साथ अपने भतीजा को प्रमोट किया, अली गुरसास, जो आगे का अलाउद्दीन खिलजी है। अली गुरसास ही आगे का अलाउद्दीन खिलजी है। अभी यही जान लीजिए कि आगे चलकर जलालुद्दीन की बेटी से अली गुरसास की शादी होगी, तो भतीजा और दामाद दोनों है फ्यूचर अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है जिस तरह से दरबार में षड्यंत्र हुआ, फिर लड़ाई हुई और जिस तरह से बादशाह बना, हबीब निजामी ने अपनी किताब में कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ जो मेडिवल इंडिया है उसके पार्ट 1 में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है उन्होंने, कि जब युद्ध होने के बाद फैसला हुआ कि इनका ग्रुप जीत गया है, तो जलालुद्दीन रोने लगा कि हम उस गद्दी पर कैसे बैठेंगे जिस गद्दी पर बलबन कभी बैठे थे। बलबन का शासन इतना आतंकपूर्ण शासन था कि उसके मर जाने के बाद भी उसका भूत का खौफ लोगों के दिल से, मन से नहीं निकल रहा था। हो सकता है कि यह दिखावा भी हो, क्योंकि जलालुद्दीन जानता था कि उसके जाति के लोग दिल्ली में बहुत ज़्यादा नहीं है, और जब जाति के आधार पर शासन बना हुआ है तो तुर्क लोग हो सकता है कि उसके खिलाफ रिटेलिएटरी एक्शन लें। इसीलिए कोरोनेशन के 2 साल बाद भी वह दिल्ली नहीं आता, कैलुखरी में हो रह गया। तो पहले शुरुआत में देखते हैं कि शुरुआत में फिर सामना का इक़्तिदार हुआ, लेकिन जब बुगरा खान ने कैकुबाद को निजामुद्दीन के बारे में बतलाया और समझाया और बुलाकर मिला, तो कैकुबाद ने अपने नायब निजामुद्दीन को चेक करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी को दरबार में बुलाया और उसे बरन का इक़्तिदार और आरिज-ए-ममालिक यानी सेनापति बनाया। इससे निजामुद्दीन के लोग नाराज हुआ, निजामुद्दीन को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन निजामुद्दीन ने दिल्ली नहीं छोड़ा। एक दिन रात में निजामुद्दीन को मार दिया गया। तो निजामुद्दीन का एपिसोड यहाँ से खत्म हुआ। लेकिन तुर्कों को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि एक गैर तुर्क दरबार में इतना प्रभावशाली रहे, तो दरबार में जलालुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र होने लगा। इसी षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप एक दिन दरबार में लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में तलवारें चली, एक दूसरे को लोगों ने मारा, और इसी में चूंकि इस समय तक कैकुबाद को पैरालिसिस का अटैक हो चुका था, क्योंकि बहुत ही शराबी और अय्याश किस्म का था,
उसे जॉन्डिस हो गया था, फिर भी शराब पीता रहा, अय्याशी करता रहा, तो अंत में उसे पैरालिसिस हो गया। तो कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया गया था, वो भी बच्चा था। इसी में कुछ लोगों ने जाकर कैकुबाद को घोड़ा में बांध के जमुना जी में डाल दिया। कैमूर्स की भी हत्या हो गई। और जब इस पूरे प्रकरण से मामला निकला तो फिर जलालुद्दीन यानी मलिक फिरोज खिलजी का ग्रुप विजेता हुआ। अब इन लोगों ने खोजना शुरू किया कि हाँ, अब इल्तुतमिश के खानदान में कौन सा आदमी बचा है जिसे सुल्तान बनाया जाए, क्योंकि शुरुआत में कोई भी स्वयं सुल्तान बनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब खोजा गया तो डायरेक्ट खानदान में कोई बचा नहीं था, सभी मारे गए थे इस क्लैश में। इल्तुतमिश का एक भतीजा था मलिक छज्जू। जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू से कहा कि तुम भतीजा हो सुल्तान के, तुम सुल्तान बन जाओ। मलिक छज्जू ने कहा कि हम सुल्तान नहीं बनेंगे, क्योंकि मलिक छज्जू उस समय की स्थिति को देखकर समझ रहा था कि सुल्तान बनने से ज्यादा अच्छा है जान बच जाए। स्वाभाविक है कि जान बचाना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो उसने सुल्तान बनना इनकार कर दिया और फिर बाद में चल के मलिक छज्जू को करा का गवर्नर बना दिया गया। फिर जलालुद्दीन का कोरोनेशन कैलुखरी में हुआ। कैलुखरी एक महल था जमुना किनारे, जिसे कैकुबाद ने अपने भोग विलास के लिए अलग से बनाया था। तो ये भी याद रखिएगा कि कैलुखरी वॉज ए फोर्ट फॉर कंस्ट्रक्टेड बिल्ट बाय कैकुबाद, जो अपने विलासिता के लिए भोग विलास करने के लिए रखता था। तो उसी में इसका कोरोनेशन हुआ, क्योंकि मेन दिल्ली में नहीं आया, क्योंकि जलालुद्दीन को लगता था कि मेन दिल्ली में बलबन के लोग ज़्यादा हैं और हो सकता है वहां जाकर उसकी हत्या हो जाए। जलालुद्दीन जब सुल्तान बना तो 70 साल का था। एक तो ओवर एज था और आवश्यकता से अधिक उदार था और अपने लोगों के बीच दयावान था। अब जो हत्या और मारकाट होती है, तो जब युद्ध होगा तो हत्या तो होगी। तो कोई भी राजा जो युद्ध करेगा वो हत्या करेगा, नहीं तो उसकी हत्या होगी। तो अब उसने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन ये भी माना जाता है कि probably he was not fit to be a sultan because he did not have that much of administrative knowledge as well as experience at the top level। लेकिन फिर भी उसने पूरे प्रशासन को रीऑर्गेनाइज किया और अधिकांश पदों पर अपने रिश्तेदारों को रखा, जिसमें अलाउद्दीन के भाई लोग भी थे, उसके भतीजा और भाई और सारे लोग थे, बहुत सारे पुराने पदों पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को उसने रहने दिया, जिसमें मलिक उमरा फखरुद्दीन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, उसे दिल्ली का कोतवाल रखा गया। मलिक मतलब जलालुद्दीन खिलजी के जमाने की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि मलिक छज्जू जब गवर्नर हो गया करा का, तो बाद में जब मामला स्थिर हुआ तो बहुत सारे तुर्क उसके यहाँ पहुंचे और उन लोगों ने इसे समझाया कि तुमने सुल्तान न बनकर गलत किया, क्योंकि पहला हक तुम्हारा था सुल्तान बनने का, क्योंकि वह राज सत्ता तुर्कों की है। बहुत सारे लोगों के बहकावे में आने के बाद मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद फिर उसे हरा दिया गया और बांधकर उसे जलालुद्दीन के सामने लाया गया, लेकिन जलालुद्दीन ने उसे माफ कर दिया और फिर से मुल्तान का गवर्नर बना दिया, ये कहते हुए कि मेरे मालिक का भतीजा। इससे खिलजियों में बड़ा संतोष हुआ कि अगर सुल्तान विद्रोह करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो राज्य की स्थिरता और स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट विल बी एट स्टेक। तो एक ये घटना। दूसरी घटना सिद्दी मौला की है। सिद्दी मौला ईरान से आए हुए एक सूफी संत थे और उनका जो जगह था वहां पर रोज बहुत सारे लोग खाना खाते थे, फ्री लंगर चलता। लोगों ने सिद्दी मौला के बारे में जलालुद्दीन को रिपोर्ट किया कि सिद्दी मौला is doing some sort of conspiracy and he is also promoting conspiracy and conspirators are financing सिद्दी मौला। तो और वहां पर बहुत लोगों की जुटान होती। सिद्दी मौला को जलालुद्दीन ने दरबार में बुलाया और सवाल जवाब हुआ, जिससे जलालुद्दीन बहुत नाराज हुआ और दरबार में ही सिद्दी मौला की हत्या हो गई। तो जलालुद्दीन के ज़माने में
यही एक ऐसा एक्ट है जो उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, जिस तरह का वह थोड़ा कमजोर कैरेक्टर का आदमी था। तीसरा एक बात याद रखिए कि मंगोल्स का आक्रमण इस जमाने में 1291-92 में हुआ, वो हार गए। लेकिन उलुग खान के नेतृत्व में बहुत सारे मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया और वही लोग न्यू मुस्लिम्स कहलाए। इनका आगे चलकर अलाउद्दीन के जमाने में जब ये लोग गुजरात आक्रमण करेंगे तो रणथंभौर से लड़ाई का मेन कारण यही बनेंगे। अब ये सब हो रहा था, लेकिन इसी बीच अलाउद्दीन को इन लोगों ने, अलाउद्दीन खिलजी जो भतीजा था, वो करा का गवर्नर बना, अवध का गवर्नर बना। करा भी अवध का गवर्नर था ही। करा जब मलिक सल्जूक का विद्रोह हुआ तो उसे ही दे दिया गया। इस क्रम में उसने बिना सुल्तान से अनुमति के भिलसा पर आक्रमण किया और वहां से बहुत सारा धन लूट कर ले आए। लोगों ने सुल्तान को समझाया कि आपके बिना अनुमति के उसने भिलसा पर आक्रमण किया और वहां से जो धन दौलत मिला, जो खम्स मिला, वार बूटी मिला, नियम के अनुसार 20% उसने सुल्तान को नहीं भेजा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजा के प्रति ब्लैंक था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा भतीजा है, बड़ा अच्छा आदमी है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी के लोगों को इंप्रेशन दिया कि वह दिल्ली का भागा हुआ राजकुमार है और शरण लेना चाहता है। लेकिन वहां पर गया और उसने फिर देवगिरी के राजा को हरा दिया और वहां बहुत सारा धन दौलत लूट कर फिर वापस आया। इस बार जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि कुछ इट इज टू मच, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इसको खबर भेजा कि आकर हमसे मिलो। अलाउद्दीन ने, यानी उस समय अली गुरशास्प ने जलालुद्दीन को कहा कि खबर भेजा कि दरबार में आने में मुझे डर लगता है, आप और हम एक न्यूट्रल जगह पर मिलते हैं और एक जगह तय हुआ जमुना के इस पार। और जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने कहा कि आप जब मुझसे मिलने आएंगे तो सैनिकों को लेकर नहीं आएंगे। जलालुद्दीन ब्लाइंडली मानता गया क्योंकि दरबारियों ने समझाया कि अलाउद्दीन का षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन जलालुद्दीन को मरना होगा। जब कुछ सेना तो आई जरूर, लेकिन जलालुद्दीन ने सेना को नदी के उस पार छोड़ दिया और अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ ही क्रॉस्ड ओवर द रिवर। तो रिवर के इस किनारे अलाउद्दीन भी खड़ा था। अलाउद्दीन ने नदी के किनारे ऐसे जगह पर अपना मिलने का जगह बनाया था जहां पेड़ बहुत सारे थे, जंगल थे, और पेड़ों पर अपने एक्सपर्ट तीरंदाजों को बैठा दिया था। जैसे ही दोनों नजदीक आने लगे और अलाउद्दीन ने इस तरह से व्यवस्था की थी कि जलालुद्दीन को तीरंदाजों के रेंज में लाया। तो जैसे ही लोग नजदीक पहुंचे, तीरंदाजों ने तीर चलाया और जलालुद्दीन वहीं पर उलट गया। जैसे ही जलालुद्दीन की मृत्यु देखा नदी के उस किनारे सैनिकों ने, वो सीधे सभी के सभी दिल्ली भाग गए। और जब दिल्ली भाग गए तो और जिस तरह से हत्या हुई, यह एक बहुत बड़ा ही दागदार एपिसोड है अलाउद्दीन खिलजी के जीवन का, क्योंकि उसने जिस तरह से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की, हम लोगों के संदर्भ में कहा जाएगा कि यह गौ हत्या के बराबर था। लेकिन फिर भी राजतंत्र में ऐसा होता है, किंगशिप नोज किंगशिप नोज नो किंगशिप, ऐसा सिद्धांत है। तो रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन मस्ट बी ऑब्लाइज्ड बिकॉज व्हाटएवर ही हैज अचीव्ड इट वाज बिकॉज ऑफ जलालुद्दीन ओनली। But then this happens in politics, even today it happens. Nobody can stop it. Then, लेकिन अलाउद्दीन को यह एहसास था कि he immediately did not march to Delhi because he knew कि उसने जो किया है is a heinous crime and nobody will appreciate his action. तो वह वापस आ गया करा। कुछ दिन करा में रहा, अवध में रहा, और कुछ दिनों के बाद he decided to go to Delhi. दिल्ली, अवध से लेकर दिल्ली तक का एक रूट बनाया गया और पूरे रूट पर सैनिकों के रिक्रूटमेंट का नोटिस दिया गया कि whoever wants to be recruited as a soldier, he may contact the officials on the route. Centers were created. तो आदमी कैसा होता है? अभी अलाउद्दीन ने अपने
चाचा को इस तरह से मारा था कि उसके खिलाफ घृणा थी। लेकिन एक बार जैसे आज भी है, तो जैसे ही हल्ला हुआ कि सेना में नौकरी मिलेगी और इसमें जाति धर्म नहीं, हिंदुओं को भी कहा गया कि आप भी आके सेना में भर्ती हो जाइए, क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों की संख्या इतनी नहीं थी जितनी ये सेना में भर्ती करना चाहता था। अलाउद्दीन जब चला अवध से और दिल्ली पहुंचा तो 80,000 सैनिक रिक्रूटेड हो चुके थे इन बिटवीन। तो विथ 80,000 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स ही इंटर्ड इनटू दिल्ली। तो उसकी क्षमता देखकर किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो उसके खिलाफ विद्रोह कर दे। स्वाभाविक है कि दिल्ली को, और प्लस जो भी धन भिलसा से और देवगिरी से लूटा था तो उसे दोनों हाथ से लुटा दिया गया, विशेषकर दिल्ली में जो दोनों रास्ते के दोनों तरफ जो लोग थे उनके बीच सिक्का उड़ाया गया। तो हम लोगों के देश में तो लाश पर फेंके हुए सिक्कों को लूटने के लिए भी मार हो जाता है। तो यहाँ जिस तरह से उसका शौर्य दिखा, सेना दिखी और धन दिखा, सभी लोग भूल गए कि यही अलाउद्दीन खिलजी कुछ दिन पहले अपने चाचा की निर्मम हत्या किया है और उस तरह से उनको मारा है और गद्दी को हड़पा है। सारे लोग पीछे की बातों को भूल गए और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का, खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान बना। धन्यवाद।